ओके हाँ। तो सीपी सेटअप करने से फायदा क्या होता है कि तुम एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, ठीक है। कि तुम जब, अगर तुम कोड कर रहे हो कहीं पे भी अपने प्लेटफॉर्म पे कोड कर रहे हो, तो यू कैन यूज दोज टेम्पलेट्स एंड लाइब्रेरी। तो तुम फटाक से कोई भी कोड को, अगर तुमको लॉजिक मिल गया, तो तुम फटाक से उसको रन कर सकोगे। तुमको बार बार एक रिपीटेटिव कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता है। सो उसके पीछे क्या क्या किया जाता है, मैं सब बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ, वीएस कोड कितने लोग यूज करते हैं? +1 लिख दो, चैट में +1 लिख दो। काफी लोग यूज करते हैं, नाइस। जो नहीं करते वो -1 लिख सकते हैं। अच्छा, अमन नहीं, अमन क्या यूज करते हो भाई तुम? भैया हम कोड ब्लॉक यूज करते हैं। अरे नाइस, कोड ब्लॉक अच्छा है, बट सीपी पे बहुत लोग करता है। मैं मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट सीपीयर है, कार्तिक अरोड़ा, वो खुद कोड ब्लॉक्स करता है, यूज करता है। तो कोड ब्लॉक बहुत सही है। बट वीएस कोड का फायदा है ना कि उसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं तुमको, समझ रहे हो ना। तो तुम भैया बताओ अभी मैं। फ्रेशर ना इसीलिए हम फ्रेशर इसीलिए मतलब कोड ब्लॉक जस्ट हम लोग को बोला गया है, मतलब यूज करने को। हाँ हाँ, वो क्योंकि कॉलेज में कोड ब्लॉक्स पे ही कराया जाता है, राइट राइट। पर मैं बताता हूँ, वीएस कोड इंस्टॉल कर लो। मैंने वीएस कोड इंस्टॉलेशन का तुम लोग को वीडियो मिला था ना ग्रुप में, डिस्कॉर्ड सर्वर पे। भैया हाँ देखना हाँ, पड़ेगा हमको। हमने शायद दिया तो जरूर था। ठीक है। अगर उस पर दिक्कत है तो अरुण तुमको स्क्रीन शेयर करके दिखा देगा कि वीएस कोड क्या, मतलब कैसे वर्क करता है, एक बार दिखा देगा अरुण। मेरा लिनक्स है तो मैं विंडोज, मैं नहीं बता पाऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। तो लिनक्स है अरुण का, अरुण कर देगा। अरुण स्क्रीन शेयर कर दे एक बार और दिखा दे कि बेसिक सेटअप कैसा होता है वीएस कोड का। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्सटेंशंस, मैं फिर अपना स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि एक्सटेंशंस क्यों डाउनलोड करने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, कोड ब्लॉक्स बहुत अच्छा है, बट तुमको अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ा, जैसे कि अगर जैसे कोई कोई जैसे बॉयलर प्लेट, ये सब चीज़ों के लिए, या फिर तुम रन कर रहे हो कोड को, तो फिर बहुत सारी, जैसे एक तो होता है कोड रन का एक्सटेंशन होता है, फिर सीपीएच का एक्सटेंशन होता है। ये सब एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तुम, अच्छा रुको, तुम्हारे को स्क्रीन शेयर का परमिशन नहीं है। एक सेकेंड। तो अरुण स्क्रीन शेयर कर देगा। तो बेसिकली वही है, तो ठीक है। हाँ, लिनक्स, लिनक्स डिपेंड करता है। लिनक्स के बहुत सारे, मतलब लिनक्स ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि कौन सा जरूरी है यूज करना। जैसे जैसे संजय वहाँ पे बोल रहा है कि तुम, अगर तुम एकदम ही बिगनर हो, एकदम ही बिगनर हो, तो तुमको मैं बोलूंगा उबुंटू या फिर पॉप ओएस ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बहुत ज्यादा डेवलपर वाले ऑप्शंस चाहिए, तो उसके लिए तुम ये सब यूज कर सकते हो। देखो, एक बार विंडोज का दिखा दे कि कैसे वो सब एक्सटेंशन लेना पड़ता है, मतलब जो मिंजी डब्ल्यू होता है, ये सब बता दे एक बार। मैं म्यूट कर लेता हूँ खुद को। अरुण, क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा हाँ, तो पहले मैं एक बार इसका डाउट सॉल्व कर देता हूँ कि लिनक्स कौन सा यूज करना चाहिए। तो लिनक्स तुम कोई भी यूज कर सकते हो। अगर तुमको बहुत डेवलपर बेस्ड जाना है, तो तुम फेडोरा, और अगर और अच्छा डेव, मतलब तुमको अगर अच्छे से पता है, कमांड्स पता है कि कंट्रोल कर सकते हो तुम टर्मिनल से किसी चीजों को, तुम इन डेप्थ जाना चाहते हो अपने सिस्टम के, तो फेडोरा है। फिर और भी है। अगर बहुत ज्यादा तुमको साइबर सिक्योरिटी पसंद है, तो तुम कैली में जा सकते हो। हाँ, आर्क है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रोज मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमको एकदम बेसिक फ्रेंडली, मतलब एक यूजर फ्रेंडली चाहिए, तो तुम उबंटू और पॉप ओएस में जा सकते हो। मेरे को बेसिकली पॉप ओएस पसंद आया था, क्योंकि ये डेबियन पे चलता है। तो डेबियन बेसिकली, मैं इसको अच्छे शब्दों में कैसे समझाऊं, बट तुम इतना समझ जाओ कि अगर तुमको एकदम बेसिक चाहिए, तो तुम उबंटू और ये पॉप ओएस ट्राई कर सकते हो। उबंटू सही है, उबंटू बहुत सही है।
ठीक है, तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, तो ये बगल में जो दिख रहा है ना, ये साइड में, लेफ्ट साइड में ये फाइल्स हैं। ठीक है, ये सब फाइल्स हैं, ये सब एक्स्ट्रा फाइल जो पड़े पड़े हैं कि तुमने कोड रन किया। देखो कोड ब्लॉक्स में दिक्कत क्या हो जाता है कि देखो यहाँ पे एक एक्सटेंशन का ब्लॉक दिख रहा है ना, एक्सटेंशन का ब्लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, ये नहीं मिलेगा तुमको कोड ब्लॉक्स में। और यहाँ पे इससे फायदा क्या होता है मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे तुमको कोई भी एक एक्सटेंशन लेना है, एक तो एक्सटेंशन, जैसे अगर तुमको सुंदर कोड लिखने का आदत है, अच्छा लगता है कि कोड सुंदर लगे, तो वो सब तो ऐसे ही बेकार चीजें हैं, पर अगर लगता है तो तुम उसके लिए प्रिटियर यूज कर सकते हो, तो तुम्हारे जो सिंटैक्स है वो काफी कूल लगते हैं। ये सब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, स्टाइलिश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आ जाता है सीपी के लिए, वो होता है सीपीएच का एक्सटेंशन और कोड रनर। ये कोड ब्लॉक्स पे नहीं मिलता है। कोड रनर से क्या फायदा हो जाता है ना, कि तुम अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड कर रहे हो, राइट। हाँ, तो तुम एक बार कोड करते हो किसी भी मतलब अपने सिस्टम पे, तो तुमको बार बार नए नए फाइल क्रिएट करने पड़ते हैं, और बार बार नया नया एग्जीक्यूशन फाइल क्रिएट होता रहता है। लेकिन जब तुम एक ही पेज पे उसी को बस अपना उसका नेम चेंज करके डॉट सीपीपी की जगह डॉट पीवाई कर दोगे। एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अगर पीवाई कर दोगे तो पाइथन हो जाएगा, एंड यू कैन, मतलब तुम सपोर्ट करता है बहुत सारे लैंग्वेजेस को, तुम इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो मीटिंग विल एंड इन 9 मिनट्स। हाँ, उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोग को लिंक फिर से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं है, सिंपल सा बात है। तो हाँ, तो ये बेसिक है कि वीएस कोड क्यों होना चाहिए, क्योंकि वीएस कोड मैं प्रेफर करता हूँ, अगर तुम सीपीयर हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वीएस कोड पे ट्राई करो, क्योंकि वीएस कोड से फायदा होता है, तुम आराम से किसी भी कोड को रन कर सकते हो। और एक तो एक्सटेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सीपीएच। यहाँ से मैं बता दूंगा, तुम लोग को वीएस कोड में अगर कोई एरर हो रहा है तो यहाँ पे +1 लिख दो, अगर कोई भी एरर हो रहा है वीएस कोड में, तो क्योंकि स्टार्टिंग में मिंजी डब्ल्यू डाउनलोड करना बहुत दिक्कत का काम हो जाता है कभी कभार। ठीक है, अगर वीएस कोड में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे +1 लिख दो चैट में, कि वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा है, फिर मिंजी डब्ल्यू में दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसको एक एक करके देखूंगा, अभी नहीं, सेशन के बाद। ठीक है, भाई ठीक है। वो वाला मैं हैंडल कर लूंगा। अगर किसी का कोई दिक्कत है VS कोड में रन नहीं हो रहा है तो मैं सेशन के बाद बोलना, जूम मीटिंग में मैं वो देख लूंगा, फिक्स कर दूंगा। जी जी, एकदम सही है। तो मैं अरुण अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दे, मैं उसके बाद अब बताता हूँ सब कुछ। तो वीएस कोड के सेटअप क्यों जरूरी है, ये तो सबको मैंने बता दिया है कि एक सिंपल सा अच्छा सा अगर तुमको मतलब बहुत फ्रेंडली, इसमें तुम सिर्फ एक खाली सी प्लस प्लस तो कोड करने वाले नहीं हो, राइट। तुम आगे जाके डेवलपमेंट करोगे, या फिर अभी कर रहे हो डेवलपमेंट, आगे जाके क्या अभी कर रहे हो डेवलपमेंट, तो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस पे बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट होते हैं, राइट। तो तुम इस पे सी प्लस प्लस कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो, पाइथन रन कर सकते हो, और भी अलग अलग लैंग्वेज को रन कर सकते हो। तुम इसमें HTML CSS सब कोड आराम से कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फ्रेंडली, मतलब क्या कहते हैं, कोड रनर है, बहुत फ्रेंडली, तुम इसको यूज कर सकते हो। एंड इसका एक और फायदा ये होता है ना कि ये ज्यादा ये नहीं, एक आइडियली जितना स्टोरेज खाता है उतना खाता भी नहीं है, ये बहुत कम स्पेस में काम करता है और बहुत फास्ट भी है। तो वीएस कोड और स्विफ्ट, ये दो मैं प्रेफर करता हूँ। वीएस कोड करो, वीएस कोड इंस्टॉल करो, दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसको भी ठीक कर देंगे। चलो, और हाँ, ये 9 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, तो वापस से तुम लोग को इस लिंक को क्लिक करके आना पड़ेगा जब कोड करते हो कोई चीज। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, हैशटैग इंक्लूड, या फिर पाइथन में तो ये सब नहीं करना पड़ता है, बट अगर तुम C++ कर रहे हो तो तुमको काफी कुछ रिपीटेटिव टास्क को बार बार करना होता है, राइट, करना पड़ता है। सो एक सेकेंड में, ओके, ओके, हाँ, मॉड्यूल्स तो इंक्लूड करना पड़ता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मॉड्यूल्स को भी हम लोग को बार बार इंक्लूड करना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो सब करने उतना करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, राइट। मैं बार बार अगर एक ही चीज को लिखे जा रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जा रहा है। तो मैं उस चीज को ना करूँ, तो वो रिपीटेटिव टास्क को हटाने के लिए, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, उसको कहते हैं बॉयलर प्लेट क्रिएट करना। बॉयलर प्लेट क्रिएट करना क्या है, ये देखो, मैंने बस एक टिप पे, मैं इसको पूरा उड़ा देता हूँ अगर मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल ए करके हटा दिया, और अगर मैं देखूं तो मैं बस बॉयलर प्लेट लिखूंगा ऐसे, तो मेरे को एक यहाँ पे शो करेगा कि ये क्या चीज है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑलरेडी इतना कोड स्निपेट आ जाएगा। ये कोड स्निपेट क्या है, बेसिकली मुझे हैश इंक्लूड को फिर से नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे और भी जैसे यूजिंग नेम, ये सब फिर चीजों को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मस्ट है कोड को रन करने के लिए। मुझे
डिफाइन करना ही पड़ता है ये सब चीज़ों को। तो मेरे को ये सिर्फ बार बार नहीं करना पड़ता है, उसके साथ और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर मेरे को लॉन्ग लॉन्ग लेना है बार बार, तो मैं उसको एल डाल दूंगा। मैं बार बार लॉन्ग लॉन्ग इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग लिखने जाऊंगा तो मतलब आलस भी आता है एक तरीके से बोला जाए तो। वो सब ना करने के लिए मैं एक बॉयलर प्लेट बना देता हूँ। तो ये बॉयलर प्लेट कुछ ज्यादा बड़ी है, तुम लोग को इतना डरने का जरूरत नहीं है, तुम सिंपल सा एक बॉयलर प्लेट भी बना सकते हो। और वो कैसे बनाते हैं, जिनका वीएस कोड है ध्यान से देखना। इसमें जाना है हमको, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, कमांड पैलेट, प्रोफाइल, टर्न ऑफ सेटिंग, इन सबको छोड़ के सीधा यूजर स्निपेट पे चले जाओ। यूजर स्निपेट पे जाते ही, एक सेकेंड, यूजर स्निपेट पे जाते ही तुमको क्या लिखना है, सीपीपी। सीपीपी ये सी प्लस प्लस के लिए होता है। अगर तुम यहाँ पे दूसरा करोगे तो सी के लिए आ जाएगा, यहाँ पे सीएसएस के लिए होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीपीपी करूंगा, मैं सी प्लस प्लस यूज करता हूँ। तो यहाँ पे एक जेसॉन फाइल खुल जाएगा। ठीक है, ये जेसॉन फाइल में ही हमारा बॉयलर प्लेट स्टोर होता है, राइट। तो इस जेसॉन फाइल में ही हमारा बॉयलर प्लेट स्टोर होता है बार बार। तो मेरे को इतना बार बार लिखना पड़ रहा है कि हैश इंक्लूड, तो ये सब चीजें हट जाएंगी अगर मैं बॉयलर प्लेट में इसको लिख दूं। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, मैं करूंगा काम, मैं इसको लिख, बॉयल जेसन फाइल के लिए बहुत सिंपल है, तुमको ये सब लिखना है ऐसे। जैसे मैं हैश इंक्लूड की जगह कुछ भी लिख दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं हैश इंक्लूड की जगह लिख दे रहा हूँ हेलो एवरी वन। ठीक है, तो ये कोड तो रन नहीं करेगा बट ये बॉयलर प्लेट में ऐड हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर दूं, तो अब मैं जब इसको बंद करूंगा या फिर मैं कोई भी अपना एक कोड खोलूंगा और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के बॉयलर प्लेट लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो सारे कोड खराब हो जाएंगे कि यहाँ पे हेलो एवरीवन आ गया, राइट। तो फिर से एक बार मैं लॉजिक बोलता हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ पे आके यूजर स्निपेट होगा, यूजर स्निपेट पे क्लिक करना है, यूजर स्निपेट से सीपीपी खुलेगा और फिर उसके बाद जेसॉन खुल जाएगा, राइट। तो हाँ, तो फिर मैं इसको, अगर मेरे को अब तुम सोचोगे कि यार ये तो बहुत सारा कोड है, बार बार मेरे को कॉमा दे दे के करते रहना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्ट जेसॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको वापस से कर देता हूँ वरना मेरे कोड खराब हो जाएंगे। ठीक, ये कंट्रोल एस दबाना जरूर, क्योंकि सेव नहीं करोगे तो रन नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। तो तो तुम लोग जेसॉन फाइल को खोज के ओपन कर पा रहे हो कि नहीं, एक बार बताओ। +1 लिख दो चैट में। हाँ कर दी। ठीक है, तो जेसॉन फाइल को ओपन करके तुमको अब अगर हैश इंक्लूड ये सब बेसिक चीज बनाना है तो अब मैं तुम लोग को लिंक देता हूँ। वो लिंक का अनुराग एक बार लिंक चैट बॉक्स में डाल दो वाला, वो वेबसाइट जो है। देखता हूँ। चैट बॉक्स पे भी डाल और उसके साथ साथ डिस्कॉर्ड पे भी हाँ, वो डिस्कॉर्ड पे दे दे। अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोग को एक मस्त वेबसाइट बताता हूँ। तो अब तुम लोग सोचोगे कि बार बार मैं इसी चीज को कैसे लिखूं, बार बार लिखना मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उसके लिए भी वेबसाइट है हम लोग, तो ये तो मैंने खुद लिखा है, ठीक है, बहुत टाइम लगा था लिखने में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है, तो तुम लोग सीधा ये एक तो जो लिंक है इस पे जाओ। ओके, डिस्कॉर्ड लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, डिस्कॉर्ड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सर मत बोलो मेरे को, ठीक है, बहुत वियर्ड लगता है मुझे सुनने में। तो मैं जब इस वेबसाइट पे आऊंगा, तो चैट बॉक्स थोड़ा ऐड कर देते हैं। तो जब मैं इस वेबसाइट पे आऊंगा तो अब मैं देखो यूजर स्निपेट, अब मेरा ये काम कितना आसान हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड, जो मेरे सिंपल चीजें होती हैं, सॉरी, हैश इंक्लूड बिट स्लैश htcc .h। ठीक है, देखो ये अपने आप उसको लेना शुरू कर दिया। अब मैं जैसे ही ये लाइन ब्रेक करूंगा, ये यहाँ पे अपने आप एक कॉमा दे देगा। कॉमा में जेसॉन फाइल का मतलब होता है लाइन ब्रेक, ठीक है।
तो ये हैश इंक्लूड मैंने कर दिया। अब मेरे को नेक्स्ट लाइन लिखनी है, तो मेरी नेक्स्ट लाइन क्या होती है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, तो ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सिर्फ सी प्लस प्लस में होती है। सी में हम लोग को सीधा इंट मेन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हर चीज एक क्लास की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और वो सी में नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उसके बाद लिखूंगा INT मेन, और मेरे को अब एक चीज चेक करना है। ठीक है, मैंने इंट मेन तो कर दिया। अब तुम लोग चाहोगे कि जब मैं बॉयलर प्लेट लिख दूं तो मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाए। एक रिटर्न 0 भी दे देते हैं, रिटर्न 0 भी दे देते हैं हम लोग। तो अब हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पे आ जाए, राइट। तो उसके लिए ये करना पड़ता है। देखो, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कर्सर है, जब मैंने इतना कोड कर दिया, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो कर्सर है यहाँ पे आए। तो उसके लिए बस ये करना है, $1। तो जो मेरा कर्सर है वो यहाँ आ जाएगा। अब जब $1 करूंगा, अब इसी कोड को अगर मैं ऊपर से नीचे पूरा कॉपी कर लूँ कॉपी स्निपेट पे, और मैं इसको अपने बॉयलर प्लेट में डाल के उड़ जाएगा मेरा बॉयलर प्लेट, बट मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ। तो तुम लोग इसको ऐसे करके देखो, मेरा बॉयलर प्लेट चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग ये सेम चीज इस वेबसाइट पे जाके करके देखो, और फिर इसको ट्राई करो करने का। अगर होता है तो +1 लिखो चैट में। ठीक है, इसको करो, ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो। अभी हमारे पास टाइम भी काफी कम है, तो हम लोग आगे मूव करेंगे। तो किसको किसको समझ आया कि ये क्या चीज है, किसको किसको समझ आया, और किसको किसको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग को इसको ओएस में नहीं यूज करना है, ना ही इंटरव्यूज में। तो दिक्कत क्या हो जाता है कि जब तुम ओए में जब ऑनलाइन असेसमेंट में बैठ रहे हो, तो तुमको इंटरव्यूअर ग्रिल करेगा, राइट। वो पूछेगा कि तुमने ये फाइल क्यों इंक्लूड किया, तुमने इसको क्यों इंक्लूड किया। वो हर चीज का तुमको जानना चाहिए, तुमको इन डेप्थ नॉलेज क्या है किस चीज का, हर चीज का इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। वो हर चीज तुमसे पूछेगा। इसलिए तुमको जब कोई भी फाइल इंक्लूड करते हो, तुम यहाँ पे उसको, जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने बिट्स लाइव दे दिया, इसमें सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाते हैं। हम लोग को सिखाया जाता है stdio.h किया जाता है, या फिर हैश इंक्लूड, उसके बाद और बहुत सारे जो अलग अलग होते हैं, हम लोग वो सब यूज करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर iOS स्ट्रीम जैसे यहाँ पे बोला जाता है, C++ में हम लोग iOS स्ट्रीम यूज करते हैं। ठीक है, ये सब लिखने बोला जाता है, क्योंकि जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे ना, तुमको सारे फाइल्स लिखने पड़ेंगे। अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूछेंगे कि तुमने सीधा सारे फाइल्स को क्यों इंक्लूड कर लिया। बिट स्लैश में सब कुछ आ जाता है, तो तुमको कुछ नहीं यूज करना पड़ता है, तुमको अलग से पढ़ना। अगर मेरे को वेक्टर यूज करना है तो मुझे वेक्टर डालना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर मुझे मैथ यूज करना है तो math.h यूज करना पड़ेगा, सिमिलरली एंड सो फॉर। इसीलिए इंटरव्यूज में ये सब गलती नहीं करना है, और तुम करते रहोगे कोडिंग तो तुमको खुद समझ आ जाएगी कौन से हेडर फाइल क्या यूज करती है। ये तो बस कोड को जल्दी रन करने के लिए हम लोग करते हैं, और कुछ रीजन नहीं है। कि अगर कुछ ऐसा चीज आ गया जो हमें नहीं पता है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा इस हेडर फाइल में, इसलिए। तो सीपी इज लाइक अ मेंटल स्पोर्ट, कि तुम मेंटल स्पोर्ट में कम टाइम में सॉल्व करने जा रहे हो। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि तुमको आदत पड़ जाता है यूजर स्निपेट का, मतलब तुमको स्निपेट का आदत पड़ जाता है। तो 6 महीना 7 महीने इंटरव्यू से पहले ये सब चीज़ों को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, और वो भी अभी टाइम है उसमें, इंटरव्यू अभी किसी की नहीं आ रही है, तो अभी सीपी फोकस करते हैं। बट ये एक बैड प्रैक्टिस है कि इसको ओएस में नहीं यूज करना है। हाँ, बट सीपी में 100% करना ही है, क्योंकि 4 मिनट 5 मिनट में लोग सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। तब तुम ऑनलाइन राउंड देखोगे तो देखोगे 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो बंदा 3 मिनट में कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके पास स्निपेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये समझ आ गया सबको? नहीं आएगा तो हम लोग एक थोड़ा सा सेशन लेंगे, इसके बाद उसमें पूछ लेना जो भी दिक्कत होगा। तो अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या जरूरत है इसका, राइट। तो मैं जेसन फाइल को बंद करता हूँ। तो मैं अगर एक्सटेंशन पे आता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन है। तो ये ना खजाना है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर जैसे बेटर C++ सिंटैक्स, ठीक है, तो ये ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि
सी प्लस प्लस सिंटेक्स को और सुंदर कर देता है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा मतलब, और एक तो ये है सी प्लस प्लस माइक्रोसॉफ्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो इसके। तो ये एक्सटेंशन इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि तुमको डिबगिंग में भी हेल्प करता है और तुम कोड आराम से रन कर सके उसके लिए भी हेल्प करता है। तो सी प्लस प्लस का माइक्रोसॉफ्ट वाला एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ ये कोड रनर, मैंने तुमको बता दिया राइट, कोड रनर क्यों जरूरी होता है, तो कोड रनर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कोडर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आता है ये वाला एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डोंट सेव कर देते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, ये एक मैं नया फाइल बनाता हूँ, try.cpp, ट्राई नाम से मैंने बना रखा है फाइल 1.cpp, ठीक है। तो ये मेरी एक नई फाइल मैंने बनाई। तो अब मेरे को जब कोड करना होता है, पहले मैं क्या करता था कि मैंने बॉयलरप्लेट तो बना लिया, चलो ठीक है ये तो इजी है, बॉयलरप्लेट मैंने बना लिया। इस सब चीज़ों को मत ध्यान देना, ये सब चीज़ें बेकार हैं, अभी तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मैंने प्री रिटन फंक्शन लिख दिए हैं बॉयलरप्लेट के अंदर, ताकि एक फंक्शन को मेरे को बार बार जब यूज करना रहता है तो मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। और वो भी पॉइंट कवर होगा कि प्री रिटन फंक्शन क्या होते हैं, इसके जस्ट मैं बात बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंट मैन हो गया जैसे, तो मैंने कोई इंट ए प्लस बी वाला, एक INT ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, और फिर उन दोनों का इनपुट ले लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी आउट करेंगे 10 सम। ये बेसिक कोड है, बस इसका उन लोगों को बता रहा हूँ, इसका वो क्या है, फायदा क्या है। तो जब मैं ये डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इसका देखो फायदा क्या होता है। तो अब मेरे को अगर ये रन करना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है रन करते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ पे से इसको रन करने के लिए टर्मिनल खोलूंगा, डिबग करके डायरेक्ट यहाँ पे रन कोड करूंगा, और फिर वो टर्मिनल खोल देगा। टर्मिनल पे जाऊंगा, और फिर वहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा। तुम माइक्रोसॉफ्ट वाले रिलेट नहीं कर पाएंगे इस पाइप, क्योंकि मैं टर्मिनल तक तो रिलेट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद जो मैं करने वाला हूँ उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से काम करता है सी प्लस पे, ये सॉरी लिनक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिबग एंड कोड डायरेक्ट कैसे कर देता हूँ, तो ये देखो, ठीक है, डिबग मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे बार बार टर्मिनल पे आके कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं डिबग और कोड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। इतना करना जरूरी नहीं है, इतना करते रह जाएंगे तो हो गया, मैं डिबग भी ढंग से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इतना करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो हम उसका क्या उपाय है, उसका उपाय है CPH जज। जब मैंने इस एक्सटेंशन को खोजा था, तो इस एक्सटेंशन पे अराउंड 2000 या 3000 डाउनलोड्स थे बस, ठीक है, बहुत कम डाउनलोड्स थे। अभी देखो इसके ऊपर डाउनलोड्स ऑलमोस्ट 2 लाख है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये है CPH कम्पिटिटिव प्रोग्रामर हेल्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम एक कॉन्टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा कोड अटक गया, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने, तो ये CPH एक्सटेंशन जो है, मैं पहले दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। तो ये मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, और इसके फायदे क्या होते हैं वो सुनो। देखो, मैं इसमें आया, मैंने अब मुझे बार बार टर्मिनल खोल के रन करने का जरूरत नहीं है, तो मैंने A और B दिया है। अच्छा, तो मैं A और B का इनपुट ले लूंगा 5 and 5। मैं बस यहाँ पे ये करूंगा, मुझे आंसर दे देगा ये डायरेक्ट, कि अच्छा 5 + 5 तो A + B होता है, तो द सम ऑफ A and B इज 10, ठीक है, द सम ऑफ A and B इज 10। उसके बाद अगर ऐसे मेरे को पता चला कि बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, 3-4 टेस्ट केस है, तो मैं नए नए टेस्ट केस बनाता चला जाऊंगा, और सबके एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दूंगा। 5 के लिए मैंने लिख दिया 10, तो मैं ये सम ऑफ काट देता हूँ, मेरे को इतना बार बार लिखने का मन नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए लिख दिया 10, इसके लिए यहाँ पे 4, 5 के लिए लिख दिया मैंने 11 लिख देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तो नहीं होता है, बट दिखाने के लिए कि रॉन्ग दे दे रहा है ये, इसलिए 6, 4 दे देते हैं, और एक दे देते हैं 3, 2। 3, 2 के लिए हम दे देते हैं 8, ठीक है। तो जहां जहां राइट है, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट पता कर रहा है कि बता दो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है।
तो जितने सारे टेस्ट केसेस है तुम्हारे, तुम अब बार बार रन करने जाओगे। मैंने इसको रन किया, इसको रन किया, इसको रन किया, इसको रन किया, अब सारे टेस्ट केस संग में रन हो रहे हैं। ठीक है, ये पास हो गया, ये फेल कर गया, ये पास हो गया, ये फेल कर गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 दे के रखा था और मेरा 9 आ रहा है, और 9 ही आना चाहिए। 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है। ये बस दिखाने के लिए मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ। तो तुम लोग देख रहे हो क्या फायदा है, तुम एक साथ मल्टीपल टेस्ट केसेस को रन कर सकते हो, और उसके साथ साथ तुम लोग ये भी पता कर सकते हो। एक सेकंड मैं चैट देख लूँ, मैं चैट इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ ये फायदा है कि तुम मल्टीपल टेस्ट केसेस को संग में तो रन कर सकते हो, और वन मोर थिंग, तुम उसको संग में डिबग कर पाओगे, क्योंकि तुमको अच्छा दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा केस फेल कर रहा है। तो सीपीएच एक्सटेंशन इज अ मस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए एक्सटेंशन में जाना है, सीपीएच प्रोग्रामर को खोलना है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है, और तुमको तुरंत यहाँ पे एक तो लोगो दिख जाएगा। कौन कौन इंस्टॉल कर लिया और लोगो दिख गया जिनको, वो +1 लिख दो चैट में। ओके ओके, मैं तुमको सीपीपी जेसन वाला पार्ट दिखा दूंगा। बस तुम थोड़ा देर रुक जाना सेशन के बाद, ठीक है? अभी रुक जाओ, अभी फ्लो के साथ चलते हैं, उसके बाद सेशन के एंड में तुमको डाउट सॉल्व में बता दिया जाएगा वो। ठीक है। तो भैया मेरा एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? बॉयलर प्लेट जो लिखा है। हाँ, तो बॉयलर प्लेट में एरर आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैंने डिस्कॉर्ड पे दिया है, देखिए इधर। अच्छा मतलब ठीक है। बोल रहा है वो एक से हेडर फाइल नहीं दिख, बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अच्छा नहीं दे ठीक है, पा रहे। वो सारी दिक्कतें हम लोग सेशन के बाद, मतलब इस सेशन के बाद एक डाउट रेजोल्यूशन सेशन होगा, उसमें सब चीजें हो जाएंगी। तुम बस अभी रुको, आगे की चीजें सीख लो, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जो जो चीजें मिस हो गई हैं वो मैं फिर से तुम लोगों को पर्सनली बता दूंगा। ठीक है? ऑलराइट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो। ठीक है, तो तुम लोग को सबको समझ आ गया ना कि ये क्या चीज है? बहुत 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 अच्छी चीज है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। कौन कौन एग्री करता है? हेल्पफुल है बहुत, राइट? तो मतलब अगर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हो तो ये मस्ट है, इसको यूज करना ही है, क्योंकि नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि फिर तुम बार बार चीजों को रन करने, जैसे बहुत लोग करता है, देखो कोड ब्लॉक्स में ये नहीं मिलती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कोडर जो है वो कोड ब्लॉक्स पे करते हैं, और वो तरीका निकाल लेते हैं, उसमें भी तरीका निकाल लेते हैं। पर ये फिंगर टिप्स के ऊपर तुम्हारा तरीका है, तो तुमको ये यूज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा। जन द नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग अब नेक्स्ट क्या कवर करते हैं। ठीक है, तो हमने फाइल सिस्टम पता कर लिया क्या है, सीपीएच जैसे पता चल लिया। अब मैक्रो एंड फंक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैक्रो एंड फंक्शन। तुम जब एक कोड करते हो, राइट, तो बहुत चीजें रिपीटेटिव, जैसे मैंने बोला, होती हैं बॉयलरप्लेट में, लेकिन बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसको तुमको बार बार लिखना पड़ता है। अब देखो, जैसे कितने लोगों को पता है कि वेक्टर क्या होता है? एक बार बता दो बस चैट में। जानता हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हाँ। ठीक है, ठीक है, अर्नब को पता है वेक्टर क्या होता है, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो वेक्टर बेसिकली एरे जैसा ही होता है, पर वो डायनेमिक एरे होता है। हमें एरे में साइज डिफाइन करना पड़ता है, राइट? हाँ, ऑल राइट ऑल राइट, मैं फास्ट आए बता दूंगा, फास्ट इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है। दैट्स अ मतलब बहुत ट्रिकी चीज है, अभी तुमको समझ नहीं आएगी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है बेसिकली, देखो। हाँ, तो वैभव को भी पता है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बेसिकली तुम एरे यूज करते हो, राइट? एरे यूज करते हो, एरे पता है ना सबको, तो एरे यूज करते हो, उसी तरीके से वेक्टर होता है। एरे में हमको साइज डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सी में कैलॉक मैलॉक होता है, वैसे ही वेक्टर होता है C++ में। तो यहाँ पे तुमको साइज डिफाइन करना पड़ता है एरे में, तुमको लिखना पड़ता है ARR। अगर मैं कोई भी एक एरे लूंगा, यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक एरे लूंगा, INT ARR, मुझे यहाँ पे एक साइज डिफाइन करना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मान लो मुझे कभी कोड का डिमांड हुआ कि मुझे साइज नहीं पता है वेक्टर एरे का, बट मुझे उसमें एलिमेंट पुश करते रहने हैं, ताकि मैं उसको मतलब नया एरे 0 से स्टार्ट कर सकूं, स्क्रैच से स्टार्ट कर सकूं, तब क्या किया जाएगा? तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए वेक्टर मतलब डायनेमिक एरे को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर INT, ये बेसिक STL का पार्ट है। तो STL अब मैंने वी कर दिया है ऐसे। तो STL इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो वो हम लोग जब बार बार कोई कोड को रन करना चाहते हैं ना, तो उसको रन करने के लिए हम लोग को एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ता है। जैसे तक अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हो, एरे या फिर वेक्टर या कुछ भी यूज करना चाहते हो,
तो तुमको बार बार उसका कोड ना लिखना पड़े, इसलिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी C++ खुद दे के रखता है कि ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, तुम उसको यूज कर लो और चीजों को आसान कर सकते हो। तो वेक्टर भी उसमें ही आता है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं पड़ता है। फास्ट आईओ का काम क्या है बताता हूँ, टेंशन मतलब बताता हूँ। तो वेक्टर आईओ, ठीक है, वो वेक्टर मैंने लिया। तो अब मैं वेक्टर को जब मैं ले रहा हूँ तो अब मेरे को यहाँ पे मैंने साइज डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, लेट्स से i प्लस पर। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं बताना है कि v ऑफ i करके जैसे करते, मैं बस करूंगा v डॉट पुश बैक i। तो ये क्या करेगा कि ये एक एम्प्टी स्पेस में, एक कैश मेमोरी में एम्प्टी स्पेस में एलिमेंट को पुश कर देगा और फिर अपने साइज को डबल कर लेगा। फिर ये उसमें पुश करता जाएगा और इसको साइज से मतलब नहीं है, इसको अब साइज से मतलब नहीं है, तो अब इसको साइज से मतलब नहीं है, अब ये बस पुश करता रहेगा एलिमेंट को। तो मैंने v डॉट पुशबैक लगा दिया, मैंने कहीं भी साइज डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं फॉर लूप चला के इस वेक्टर को प्रिंट कर दूं, लेस देन v डॉट साइज, v मेरे वेक्टर का नाम था और साइज उसका साइज, अगर मैं साइज प्रिंट कर दूं तो सी आउट, मैं कुछ इनपुट नहीं ले रहा हूँ, तो इंडेक्स केसेस को डिलीट कर देते हैं। तो मैं कुछ इनपुट नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा वेक्टर प्रिंट होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्योंकि मैं 10 तक लूप चला रहा हूँ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा वेक्टर प्रिंट हो रहा है। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखा हुआ था, इसलिए मत समझना मैं 10 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये प्रिंट हो रहा है, मुझे साइज नहीं बताना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसे ये एक वेक्टर है, तो सिंपल सा एक डायनेमिक एरे होता है, तुमको वहां पर साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता है, बस इतना समझ के अभी चलो, बाद में सीखा जाएगा। एसटीएल के ऊपर सेशन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया, लेकिन अब मुझे बार बार पुशबैक नहीं लिखना है, मान लो, ठीक है। या फिर जब मेरे को इंटीजर प्रिंट करना रहता है तो मैं लॉन्ग लॉन्ग लिखता हूँ, जैसे इंटीजर होता है ना, int होता है, तो हम लोग उसकी जगह अगर मेरे को जो इंटीजर है बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम लोग को लिखना पड़ता है लॉन्ग लॉन्ग, मे बी लॉन्ग लॉन्ग 5 ही लिख देते, लॉन्ग लॉन्ग एक एरे का नाम ले, इंटीजर का नाम लेते हैं टेम्परेरी इंटीजर, ठीक है। इसको मैंने ऐसे देना, लॉन्ग लॉन्ग टेम्प दिया मैंने, पर मेरे को बार बार लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखना है, उसी तरह मेरे को बार बार पुशबैक नहीं लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बॉयलर प्लेट में जाऊंगा अपने, मैं वहां लिखूंगा हैश टैग डिफाइन, ठीक है। हैश टैग डिफाइन मैंने किया और यहाँ मैंने लिख दिया हैश टैग डिफाइन लॉन्ग लॉन्ग एज ll, तो मैं ll से डिफाइन कर रहा हूँ लॉन्ग लॉन्ग को। तो अब जब मैं रन करूंगा ना इसको, कोड को, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग की जगह डायरेक्ट ll लिख सकता हूँ, ll टेम्प। ये तब भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि ll इज नाउ लॉन्ग लॉन्ग। उसी तरीके से जब मेरे को अगर मॉड्यूलो, अगर कोई बस मॉड्यूलो होता है जो 10⁻9 + 7 होता है, ये जो 10⁻9 से साइज का प्राइम नंबर होता है, तो जब कभी कोड करोगे ना फ्यूचर में, तुमको पता लगेगा मॉड्यूलो से डिवाइड करके मॉड्यूलो करके मांगा जाता है, तो तुम इससे मॉड करके तुम एक नया नंबर बना सकते हो। तो तुमको जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो तुमको उसको मॉड्यूलो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। 10⁻18 मैक्स साइज होता है, उसमें उसके अंदर हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मॉड्यूलो यूज किया जाता है, ठीक है। ये हैशटैग डिफाइन, तो हम लोग यहाँ पे हैशटैग डिफाइन कर दिए। तुम लोग को पता है सी में अगर हम लोग को करना रहता है कोई नंबर को सॉर्ट करना, किसी एरे को सॉर्ट करना रहता है, तो हम लोग 1 2 3 4 5 उसके लिए पूरा एक सर्चिंग मेथड बनाते हैं। उसका बहुत सारा तरीका होता है, क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, ठीक है, बबल सॉर्ट होता है, तो ये सब शॉर्टिंग टेक्निक्स है सी। हाँ, तो ये मीटिंग फिर से एंड होगा 10 मिनट्स में यार, ये नेक्स्ट टाइम गूगल मीट पे रखेंगे, ये बहुत दिक्कत है इसका। मीट मीट में बहुत ये सब हाँ नहीं होता इंटरप्शन। हाँ हाँ, वो बात है, गूगल मीट पे ही करेंगे, सही बोले तुम। नेक्स्ट टाइम गूगल मीट पे रखते हैं इसको, अभी खत्म करते हैं, मतलब इसे ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं, पर वो हम लोग इसके बाद एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। इंटरैक्टिव रखने का कोशिश कर रहा हूँ, बट इसके कारण दिक्कत हो जा रहा है, तो रियली सॉरी, ठीक है। तो पुशबैक कर सकते, तुम लोग पुशबैक यूज़ करोगे, तुम लोग यहाँ पीबी लिख दिया मैंने, तो पुशबैक
तो अब मैं यहाँ पे मेरे को डॉट पुशबैक जो कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे को ये करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉट पुशबैक कर रहा हूँ, ये करने का मैं खाली पीबी लिख दूंगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिफाइन करके रखा है इसको यहाँ पे इसको डिफाइन करके रखा है। तो उसी तरीके से जो जो चीजें होती हैं उनको अगर तुम यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, ये SRT बेसिकली सॉर्ट फंक्शन है, तो मेरे को बार बार सॉर्ट ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने SRT फंक्शन एक तो डिफाइन करके रखा है। उसी तरीके से डिफरेंट है, तो ये मैक्रोज है, ठीक है। उसी तरीके से ये मैक्रो फंक्शन हो गया एक तरीके से। तो अगर मेरे को प्राइम फैक्टर निकालना है किसी नंबर का, तो मैं बार बार लिखने जाऊंगा कोड? नहीं, मैं बार बार कोड लिखने नहीं जाऊंगा। मैंने एक फंक्शन बना दिया प्राइम फैक्टर का नाम का वॉइड, और वो सीधा प्राइम फैक्टर रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो मैं उसको ऑलरेडी बॉयलरप्लेट में लिख चुका हूँ। तुम लोगों को मैंने बॉयलरप्लेट बताया ही कैसे काम करता है, उसमें तुम इन फंक्शंस को लिख दोगे तो तुम बार बार यूज कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि, मैं जानता हूँ बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे, इतनी सारी चीजें नहीं करनी है। तुमको बस बेसिक हैश इंक्लूड ये सब बॉयलरप्लेट में लिख दो, जो चीजें होती हैं। तुम जैसे जैसे कोड करोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ मुझे इस चीज का नीड है, हाँ मुझे इस चीज का नीड है, हाँ, तो तुम उन चीजों को ऐड करते जाओगे। मैं तुमको बस बता रहा हूँ कि ऐसा किया जा सकता है, तुम इसको फ्यूचर में तुमको खुद ऐड करना है। मैं आके बार बताऊंगा नहीं कि तुमको कैसे ऐड करना है, मैं बस तुमको बता रहा हूँ ऐसा किया जा सकता है। हम जस्ट मतलब मैं तुमको एक अपॉर्चुनिटी और इस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक हिडन फीचर नहीं है, फीचर है, तुम इसको यूज कर सकते हो इन फ्यूचर। तो बस इसीलिए तो अभी बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि अरे यार इतना कुछ कैसे होगा। हाँ मैं जानता हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं जब देखता था ऐसे बड़े बड़े कोडर्स का कोड, भाई मेरा हालत खराब। ये तो कुछ नहीं है, मेरा बॉयलरप्लेट कुछ नहीं है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ बॉयलरप्लेट क्या होता है, ठीक है। उफ, अरे वो सब बॉयलरप्लेट देख के तो मेरा दिमाग जल जाता है। मैं तुम लोग को बॉयलरप्लेट दिखाता हूँ, ठीक है, रुको। ये मेरा कोड फोर्सेस का ग्राफ है, प्रोफाइल है। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, इसे मैंने डाल के रखा है, तो मेरे को जज मत करना, ठीक है। तो ये टूरिस्ट, ये बंदा 307 रेटेड है, अभी अभी थर्ड पे चला गया है, बट ही इज अ लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर एंड 9 ईयर से ये कोड जैम जीत रहा था, ठीक है। तुम लोग को मैं इसका बॉयलर प्लेट दिखाता हूँ फॉर्मेशन का, मे भी इसका उतना ज़्यादा ना भी हो। तो देखो इसका तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये, हाँ नहीं नहीं छोटा नहीं है, ये देखो। इसे बेसिकली तो ये जो सिंपल फंक्शंस को डिफाइन करता है, ये एकदम बिना यूजिंग नेम स्टडी एकदम डेप्थ में जाके कोड करता है, ये हर चीज़ को लिखता है। तो इतना सारा जो फंक्शन है ये कहाँ से लिखेगा, ये लिखता नहीं है, ये सब ये करके रखता है। उसी तरीके से अगर मैं तुमको दिखाऊं किसी किसी ग्रैंड मास्टर का कोड, तो दे ऑल राइट लाइक दिस। किसी भी ग्रैंड मास्टर का, फिर किसी रिसेंट कॉन्टेस्ट में जाते हैं। हाँ आज ये कॉन्टेस्ट देना डिवीजन 4 अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये मीटिंग खत्म होने वाला है, उससे पहले मैं बता देता हूँ ये चीज़। तो अगर हाँ ये इसमें वर्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं, सॉरी, हाँ इसमें जाते हैं। ये डिवीजन 2 था, काफ़ी टफ होता है ये, ठीक है। तो इसके इसके क्वेश्चन हमसे 2 ही बने क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बट तो इसके अगर इसमें जितने भी टॉप रेटेड होते हैं ना, वो हाईली रेटेड, मतलब सुपर मतलब ग्रैंड मास्टर, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर होते हैं। तो इसका अगर मैं स्टैंडिंग्स में जाऊँ तो ये देखो, ये नंबर 1 पे था ये बंदा, ठीक है। ये फेक अकाउंट्स है। तो अगर मैं इसका देखूँ, तो इसके सबमिशन अगर तुमको दिखाऊँ, तो मीन्स के बस बॉयलर, ये देखो ये सब कुछ लिखता है। इतना लिखेगा ये नहीं, ये सब इतना तुम, ये पॉसिबल है इतना लिखना? इतना लिखना पॉसिबल है एक कॉन्टेस्ट के स्टार्ट होते ही? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। इसको अगर तुम करने बैठ जाओगे तो आधा आधा घंटा लग जाएगा, पर इसके सबमिशन देखो कितने फास्ट है, इसके सबमिशन देखो कितने फास्ट है। इसके सबमिशन देखो, इसने 4 मिनट में किया, 7, 10, 11, 12, 21, 22 मिनट में इसने कॉन्टेस्ट खत्म कर दिया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा। इसीलिए बॉयलर प्लेट और मैक्रो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कोई कम्पिटेटिव प्रोग्राम। आई नो ओवरवेलमिंग है, आई नो बहुत कुछ है, आई नो बहुत ज़्यादा है। तुम कोडशेफ पे भी अगर चेक करोगे सिमिलर चीज़, तुम अगर कोडशेफ पे भी सिमिलर चीज़ यूज़ करोगे, जो टॉप रेटेड कोडर्स होते हैं कोडशेफ पे भी अगर तुम चेक करोगे, यहाँ पे मैं अपना सबमिशन दिखा देता हूँ। तुम देखो इस पे भी मैंने बॉयलर प्लेट शायद यूज़ किया था। तो इतना कुछ जरूरी नहीं होता है, हर कोड में रिक्वायर्ड नहीं होता है ये सब। और मेरे को लिखना पड़ता, मैं मेरा बॉयलर प्लेट में है तो मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूँ, और इसको नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और लिख दोगे तो तुमको मे बी इन फ्यूचर हेल्प करे, तो इसलिए बॉयलर प्लेट लिखना इज अ मस्ट इफ यू आर अ कम्पिटिटिव प्रोग्राम। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि
रन टाइम एरर और TLE, WA, सिक्टम, 6F, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग C++ बेसिक और ठीक है। तो अगर मैं तुम लोग को बताऊं, तुम लोग मान लो एक एरे है, मेरे पास एक एरे है, राइट। अब मेरे पास उसमें ये सर्टेन एलिमेंट प्रेजेंट है। जिन लोग को एरे का कॉन्सेप्ट एकदम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो वो लोग को मैं बोलूंगा कोड विथ हैरी का सीरीज स्टार्ट कर दो एकदम। अब मतलब अब लेट करोगे तो तुमसे आगे निकल जाएंगे तुम्हारे ही बैचमेट, ठीक है। और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तुम फिर पछता ही पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। फिर सोचोगे कि मैं कहाँ रह गया। इसीलिए अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें कवर करना है तुमको। 4 महीने में हमको ये सब बेसिक से तुमको बिगिनर लेवल से हल्का सा, अच्छा मतलब एक स्टार्टिंग, एक स्टार्टअप तुमको स्टार्ट देने का जैसा है कि तुमको स्टार्ट देना है हम लोग को। बिगिनर लेवल से फ्रेंडली लेवल तक पहुंच जाओगे कि तुम एक प्यूपिल लेवल तक पहुंच जाओगे। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग 4 महीने का तुम्हारा ये सेशन लेंगे, 4 महीना। उसके अंदर तो स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। तो मान लो मेरे पास ये एक्स वाई एंड हैंड राइटिंग को माइंड मत करना, मेरे पास पैड नहीं है, राइट, मैं माउस से कर रहा हूँ। तो XYZ एंड सर्टेन सर्टेन एलिमेंट्स हैं एन तक, ठीक है। अब मैं जब इस एलिमेंट को एक्सेस करूंगा तो ये तो सही है, ठीक है। मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A0 लिखूंगा, राइट। A0 लिखूंगा। सबको पता है कि कैसे स्टार्ट होता है ये, कहाँ कैसे स्टार्ट होता है, मतलब इसमें एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है। +1 लिख दो। ट्रू ट्रू, बहुत हाँ कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि तुम C++ पे ही अटके रहो। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि देखो, अगर तुमको, जैसे अगर मान लो तुमको कोई अगर तुम C++ जावा कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, और तुमको लगता है कि यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, तुमको उसी में करना चाहिए। कोई लैंग्वेज बाउंड्री है ही नहीं, लैंग्वेज का बाउंड्री है ही नहीं। लेकिन अगर तुम एक बिगनर हो तो तुमको C++ में स्टार्ट करने इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, एक कम्युनिटी में क्या होती है ना कि बहुत लोग जब कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, तो तुम अगर कम्युनिटी में हेल्प मांगने जाओगे, लॉजिक तो तुम समझ जाओगे, लेकिन अगर तुम चाहोगे कोड देख के कुछ समझें, तो वो C++ एंड C का फायदा तुमको बताता हूँ। पाइथन में तुम बहुत चीजें कर रहे हो कोड, लेकिन C++ और सी में का फायदा है तुमको समझ आ रहा है कि बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है। तुम कैश और अंदर में मेमोरी स्टोरेज कैसे काम कर रहा है, रैम कैसे काम कर रहा है, कैसे तुम स्टोर कर रहे हो एलिमेंट्स को, और कैसे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तुम उन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। C++ में ये बहुत इंपॉर्टेंट, C++ का बहुत फायदा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि तुमको स्पेस के बारे में समझ नहीं आता, तुम पाइथन में कर रहे हो तो तुम एक मॉड्यूल उठा के तो लगा दिए, पर अब उसको यूज कैसे करना है, बहुत चीजें उसके पीछे का जो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो तो नहीं पता रहता है। इसलिए C++ पे मतलब एक क्वेश्चन तुमको देता है कि तुम जब आगे जाके DBMS ये सब चीजें करोगे तो तुमको थोड़ी बहुत लॉजिकल आइडियाज हो जाएंगे कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको क्रैश कोर्स मिल रहा है, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो वैसा जैसा कुछ होता नहीं है, क्रैश कोर्स जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं तुमको बस ये बोलूंगा कि तुम कोई भी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में। अगर तुम जिस लैंग्वेज में जावा में अच्छी हो तो तुम जावा कर सकते हो, हाँ, जैसे अनुराग ने बता दिया यहाँ पे, देखो ये, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ऑन ऑन। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सब मैंने XYZ, तो ये मेरा Z है, मैंने ये इसको एक्सेस किया। तो सबको पता है ना कि ये कैसे A0, A1, जिनको पता है इनको बहुत बेसिक लग रहा होगा कि अरे क्या बता रहे हो भैया, ये सब तो एकदम। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूँ कि हम लोग इसमें जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको जीरो इंडेक्स दिया जाता है, सेकंड को फर्स्ट, थर्ड को सेकंड। तो तुम अगर जब कभी एरे में ऐसी चीजें एक्सेस करने चले जाओ, सिर्फ एरे नहीं, किसी भी चीज में जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मैं अब यहाँ पे n है तो मैं यहाँ पे इसको क्या, इस एलिमेंट को क्या बुलाऊंगा, A(n-1) बुलाऊंगा, राइट। ये nth एलिमेंट है तो मैं इसको n-1 बुलाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको A(n) बुला लिया तब क्या होगा, इंडेक्स नॉट फाउंड, हाँ इंडेक्स आउट इंडेक्स, ऑफ बाउंड्स, हाँ इंडेक्स आउट आउट ऑफ ऑफ बाउंड बाउंड्स। चल जाता है। तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जब जा रहा है तो वो रन टाइम एरर है, वो एक रन टाइम एरर की तरह काम कर जाएगा कि वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है। वो सिर्फ इंडेक्स के साथ ही नहीं होगा, वो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ भी होगा।
अगर वो वेरिएबल कैश में ऐसा दे रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर जो पॉइंटर है उस पर पॉइंट कर रहा है पर वो एम्प्टी है, तो या तो 6f देगा या तो रन टाइम एरर देगा। तो इससे डील कैसे करना है? इससे डील करना है, तुमको चेक करना है कि जो एज केसेस है, अपर और लोअर एज केसेस चेक करना है कि तुम यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे हो। मैंने किया है एक गलती, तुम लोग को दिखाता हूँ। उस दिन बहुत नई मिस्टेक था, ये हमसे होनी नहीं चाहिए थी, बहुत गंदी मिस्टेक थी ये। मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो मैं अगर मैं अपने सबमिशंस में जाऊँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा। कौन सा कॉन्टेस्ट था अरुण वो? तुमको मैं रेफरेंस और उसका भी बताऊंगा आगे वाले लेक्चर में कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या अंतर होता है। बहुत सीपी मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सच अ सटल थिंग ना, कि तुमको बेसिक बेसिक मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का रियल लाइफ मतलब इम्प्लीमेंट दिखता है कि कैसे हो रहा है। अरुण वो कौन सा नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, तुमको याद है? अरे क्वेश्चन का नाम भी भूल गया मैं। देखना जिसमें रन टाइम एरर देगा। रन टाइम एरर नहीं, वो फेल्ड ऑन टेस्ट केस फिक्स दिखाएगा ना। अच्छा वो भी रॉन्ग आंसर और टेस्ट पे ऐसा कुछ दिखाएगा। हाँ मेरे को मिल नहीं रहा है वो क्वेश्चन। भाई उतना पीछे नहीं था, रिसेंटली था, बहुत पीछे हाँ चल वो गया। रिसेंटली था, राइट एग्जैक्टली। को तो मिल नहीं रहा है। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, ये स्ट्रेंज बर्थडे पार्टी आई गेस, यही था। हाँ आई गेस यही था। हम्म, कहाँ याद नहीं आ रहा मेरे को, पर ठीक है जो भी। अरे अरे वो कॉन्टेस्ट में जाके देख किसमें सबसे ज्यादा माइनस हुआ है, वही वाला है। ओ हाँ याद आ गुड पॉइंट। जिसमें हाँ सब उसमें जाके देख। है वही होगा, हाँ एग्जैक्टली गंदा एग्जैक्टली। रैंक है जिसमें, हाँ वो ब्रो देख। भाई उस दिन तो जो बुरा हुआ था हमारे साथ। वो तो देख डीप टू राउंड 856 है। हाँ 856 नॉट डिवाइडिंग। तो इसमें अगर मैं सबमिशन देखूं, माय सबमिशन, तो मेरा यहाँ पे एक रन टाइम एरर ऑन 6 दिखा रहा है, टेस्ट 6, रन टाइम एरर ऑन टेस्ट 6। अभी ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लूप तो चला रहा हूँ एन तक, ठीक है, एन तक, पर मैं i+1th इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ। तो जब ये तो जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो ये इसके बाद वाले इंडेक्स को भी एक्सेस करना चाहेगा, राइट? तो जिन लोगों को कोड समझ नहीं आ रहा है, हाँ मैं वो i लेस देन n-1 होगा तब हाँ जाके एग्जैक्टली वो लेस मतलब देन n-1 होगा। n-2 तक जाना चाहिए, हाँ उसके बाद प्लस ये वन नई n-1 एरर है, ये एकदम नई एरर है, ऐसा एरर हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो उस दिन हम पता नहीं किस नशे में थे, ठीक है। तो ये मेरा n-1 भी तो एक दिन ये हुआ था एक क्वेश्चन में। हाँ हो जाता है हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को नहीं करना चाहिए था स्टार्टिंग में करता तब समझ भी था, बट छोड़ो उस बात पे और हम। अनफॉर्चुनेटली उस दिन दोनों से ही एक ही गलती हुआ था, सेम। हाँ सेम गलती, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो n+1, अगर ये n+1th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहेगा, पर वो इंडेक्स तो अब है ही नहीं, तब क्या होगा? तब वो रन टाइम एरर दे देगा। तो ये मेरा कोड फेल कर जाएगा, इतने सारे कोड पे पास कर गया क्योंकि मेरे को यहाँ तक जाना ही नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा हो सकता है। और कभी कभार क्या होता है ना, कंपाइलर पे भी होता है, कोई कोई कंपाइलर, जैसे आजकल के कंपाइलर काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तुम बहुत सारे रिकर्शन फंक्शन को डायरेक्ट गो टू फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी वजह से तो कंपाइलर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो पहले मैं 14 यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को फास्ट लगता है, ठीक है। तो 14 यूज करता हूँ, तो वो उतना स्मार्ट नहीं है। वही अगर सेम गलती अगर 20 पे किया जाए, तो शायद चांसेस है कि कंपाइलर समझ जाएगा कि तुम कहाँ तक जाना चाहते हो, चांसेस है, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मेरा नहीं किया। एंड मेरा मैंने 14 यूज किया था, तो ये जाके 6 टेस्ट केस पे फट जाएगा। देख रहे हो टेस्ट केसेस, देख रहे हो तुम, ये सब मैं तुमको याद है लाइव सेशन में मैं बोल रहा था कि ये टेस्ट केसेस क्या होते हैं। देखो इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं। एक सेकेंड रुको, मुझे म्यूट करना पड़ेगा खुद को थोड़ा देर के लिए। हाँ रियली सॉरी। हाँ तो ये बेसिकली टेस्ट केसेस होते हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस जो हो रहे हैं, ये सब मैं देख रहे हो, सब इतने सारे टेस्ट केसेस हो रहे हैं, तो तुम देख रहे हो एक कोड कितना कुछ रन करना पड़ता है।
तो तुमको सारे एज केसेस सब कवर करने पड़ेंगे, तब वो पास करेगा। एक टेस्ट केसेस में 170, 180, 90 टेस्ट केसेस होते हैं, उसके अंदर 100 प्लस 200 टेस्ट सब टेस्ट केसेस होते हैं, तो अराउंड 2000 3000 सब टेस्ट केसेस होते हैं। तो उन सबको पास करने के बाद जब ये टोटल टाइम और टोटल ये लेता है, और ये टोटल 2 सेकंड्स के अंदर हो जाना चाहिए C++ के केस में, तो दैट्स इट। अगर वो डिपेंड करता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वही था हमारा एरर, वही एरर था, तो यही रन टाइम एरर होता है। अब TLE क्या होता है हम लोग अब बताते हैं। तो रन टाइम एरर समझ आ गया लोगों को, बस चैट में +1 लिख दो। जी मैं जानता हूँ ओवरवेलमिंग है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा अभी, क्योंकि रन टाइम एरर क्योंकि बेसिक्स नहीं आते हैं, बट हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो। +1 लिख रहे हो सब, ठीक है, थैंक यू। जिनको नहीं समझ आ रहा है, मैं तुम लोग को अश्योर कर रहा हूँ कि 4 मंथ बाद तुमको सब कुछ समझ आएगा। तुम एक एंट्री लेवल कोडर बन जाओगे, और तुम अच्छे सीपीआर बन जाओगे, एंट्री लेवल सीपीआर बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारा जर्नी टेक ऑफ करेगा, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रन टाइम। अभी रन टाइम एरर तो हो गया, अब ये क्या होता है। इसके बाद एक काम करेंगे ना, जो डाउट सेशन होगा ना, हम लोग डिस्कॉर्ड पे ही रख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बार बार ही बंद हो रहा है, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। हाँ तो फिर उसके बाद आता है रन, हम लोग TLE पे आते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था, तो मैं एक सबमिशन कर रहा था, दिमाग पे जाते हैं, सबमिशन में जाते हैं, यहाँ पे देखो टाइम लिमिट एक्सीड, मैं बार बार इस कोड को किए जा रहा हूँ, टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सा लॉजिक है, ठीक है, बहुत सुंदर सा लॉजिक है, मैं बताऊंगा बाद में वो। लेकिन ये टाइम लिमिट एक्सीड क्या होता है। तो टाइम लिमिट एक्सीड होता है, तुमको जब एक क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो जैसे मैक्स मास्टर करके, तो तुमको एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये एक कोड फोर्सेस का प्लेटफॉर्म ऐसा दिखता है, ठीक है। जो लोग अब मतलब फ्रेंडली नहीं है इससे, मैं तुम लोग हो जाओ, क्योंकि ये इज लाइक द मेक्का फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पे ही करोगे सब, जितना कोड करोगे सब यही करोगे, बढ़िया बढ़िया। कोड शेफ और कोड फोर्सेस बहुत इस पे वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट मास्टर, तो इसमें तुमको यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 × 10⁵। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट होता है, अगर तुम लोग नहीं फ्रेंडली हो अभी, क्योंकि तुम लोग को नहीं समझ आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इसका हम लोग सेशन लेंगे, डोंट वरी, इसके ऊपर नो सेशन लेंगे। तो जब तुमको एक गिवन टाइम होता है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है ना, टाइम लिमिट पर टेस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। जब ये 1 सेकेंड को क्रॉस कर जाता है ना, तो वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है, और वहां पे तुम्हारा कोड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। टाइम लिमिट एक्सीड होने के चांसेस है कि तुमको जिस कॉम्प्लेक्सिटी का कोड दिया गया है तुम उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तुमसे उम्मीद किया जाता है कि तुम इतने टाइम में इतना टाइम ले तुम्हारा कोड। कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस इज एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स है ये, कि कैसे हो रहा है ये सब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेशन में समझाएंगे। तुम अभी ये समझ लो कि जब TLE आए ना तुम्हारा, तो तुम अपने ये देखो कि तुम्हारा कोई लूप चलते ही चला जा रहा है क्या, एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है क्या, वो चेक करो। अगर वो भी नहीं है, तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा तुम्हारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तुमको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो सब हम लोग सेशन में बताएंगे, टाइम लिमिट TLE सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। सो TLE आता है, तो इन सब चीज़ों को तुम लोग को बस बता दें कि क्या क्या गलतियां, एरर क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है WA इज बेसिकली, जैसे अगर मैं सबमिशन दिखाता हूँ, ये मत समझो कि मैं तुमको सब बताने वाला हूँ अभी, ये नहीं हो रहा है कि मैं सारा सेशन में सब कुछ बता दूंगा कि क्या होता है कैसे होता है, सबर करना है बस। देखो रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 2, तो रॉन्ग आंसर प्री टेस्ट 2 दे रहा है, तो मेरा ये जो कोड था, तो मेरा सेकंड प्री टेस्ट पे फंस गया था। सेकंड प्री टेस्ट पे मैंने लॉजिक लगाया कि अच्छा ऐसे करते हैं, ये लॉजिक होता है, मैंने लिया था कि अगर देखो y=0 है, तो ये लॉजिक मैंने लगाया और मैंने -1 प्रिंट किया, बट मेरा लॉजिक एक जगह फेल कर गया, और उसके कारण ये प्री टेस्ट 2 पे फेल कर गया। तो ये होता है WA, रॉन्ग आंसर। एक्सेप्टेड तो तुमको दिख ही रहा है, मेरा कोड सारी चीजों को मान रहा है, एक्सेप्टेड काफी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है सिक्टम। देखो सिक्टम क्या होता है। तो अगर मैं कोई एक लूप चला रहा हूँ, ठीक है, कितनों को पता है लूपिंग के बारे में। मैंने लूपिंग का कॉन्सेप्ट 7-8 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था कोड बिठारी पे, कितनों को पता है। चैट एक सेकेंड, कितनों को पता है, +1 लिख दो। ऑल राइट, काफी लोगों को पता है, एग्जैक्टली तो तुम्हारा अगर कोई, हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो कोई अगर तुम्हारा लूप ना इनफाइनाइटली चल रहा है, चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है वो, तो वो ना सेगमेंटेशन एरर दे देगा। तो सेगमेंटेशन एरर तुमको करके मैं शो करके दिखाता हूँ।
सेगमेंटेशन एरर करके शो दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ while 1 Cout 0 mod/n। मैं इसको ऐसे कर दिया, मेरा कोड रन कर रहा है, बोल रहा है टेस्ट केस चलो चला रहे हैं, इसने कोई एरर शो। अब ये सीपीएच में ऐसा होता है कि ये दिखाता है, बाकी तुमको डायरेक्ट सिस्टम शो करेगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या, सेगमेंटेशन एरर सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसको गूगल करूँ व्हाट इज सिस्टम, इनफाइनाइट लूप चल रहा है ना हाँ while एक 1 मिनट, पर। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मैं तुमको वाइल लूप कैसे काम करता है बताता हूँ छोटा सा स्निपेट में। देखो सिस्टम के बारे में क्या बोल रहा है, सिस्टम रिक्वेस्ट टू द प्रोग्राम टू टर्मिनेट, तो वहाँ पे वो टर्मिनेट करने बोला है। जो सेगमेंटेशन एरर ऐसा हुआ कि टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, सब कि बंद कर दो वो कि अब जो मेरा कोड है वो नहीं चल रहा है तो उसको बंद कर दो। तो इस प्रोग्राम हैज अ सिग्नल हैंडल फॉर सिस्टम दैट डज नॉट एक्चुअली टर्मिनेट द एप्लीकेशन, दिस किल में हैव नो इफेक्ट। तो ये तुम्हारा जो कोड होता है उसको किल कर देगा, बट इस पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है कोड पे, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, तुम्हारा जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो सिस्टम दिखा दिया, मैंने कोड किया तो ये लूप कभी खत्म नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये लूप चलता जा रहा है। इस लूप को कैसे पता, कोड को कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि लूप को कब खत्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यहाँ पे काउंटर वेरिएबल रख देता हूँ int count इक्वल 0, यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ मैं, काउंट को प्लस कर दे रहा हूँ। तो इफ काउंट इक्वल 20 नहीं 10 देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा 20, ब्रेक, ठीक है। अब देख तो ये 0 प्रिंट कर रहा है 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। तो अब सिस्टम एरर नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे कंडीशन मिल गया लूप को तोड़ने का। जब हम लोग वाइल के अंदर कोई पॉजिटिव एलिमेंट डालते हैं ना, अगर मैं 55 भी डाल दूं तब भी ये चलेगा, वैसे ही लूप चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट डालते हैं तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो वाइल क्या करता है, पूछता है वाइल क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, 58 इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो वाइल ट्रू कर दें अगर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या ये ट्रू है हमेशा, तो ये ट्रू हमेशा चलता रहेगा, तो ये हमेशा चलता रहेगा वाइल ट्रू। तो यहाँ पे मैंने, अब तो रुकेगा नहीं कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल रखा है, तो वो ऐड करता जाएगा कितना बार लूप चल रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट 1 हो गया काउंट फिर 2 हो गया, ऐसे करके काउंट 10 होगा एक पॉइंट पे, और जैसे ही 10 होगा वो लूप ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं अगर 15 कर दूं तो 15 बार चलेगा। आई नो बहुत लोगों को बेसिक्स लग रहा होगा और कुछ लोगों को ओवरवेलमिंग भी लग रहा होगा, बट जो एकदम कोडिंग नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ बहुत लोग होते हैं जो एकदम कोडिंग नहीं जानते हैं, उनके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, ठीक है। तो बस जस्ट सिट टाइट, मैं सब बताने वाला हूँ, 4 महीने में सब कुछ सीख जाओगे। तो देखो ये 15 बार प्रिंट हो गया। तो दैट्स इट, यही होता है सेगमेंटेशन एरर, कि तुमको वो जो कोड को ना किल कर रहा है वो। जब तुमको कोई भी डाउट हो ना तो तुम गूगल कर लिया करो उसको फटाक से। गूगल करने से क्या होता है ना कि तुमको नई चीजें भी सीखने मिलती हैं। तो तुम वो जो मेरा एरर आ रहा था, अब ये कोड क्या बोलेगा कि ये लूप खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको तुम्हारा रैम पूरा ना खा जाए। सी प्लस प्लस में तुरंत तुम्हारे रैम को एक्सेस करने का फायदा रहता है, सी प्लस प्लस डायरेक्ट रैम को एक्सेस करता है, तुम्हारा रैम पूरा ना खत्म हो जाए इसलिए तुरंत उसको किल कर देता है कंपाइलर, दैट्स इट। तो सिस्टम मेरा वही होता है। एंड सिक्स मेरे को अभी लगता नहीं बताना चाहिए। मैं तुमको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे तुम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा उस दिन, तो उस दिन ही बताएंगे। और मैंने सारे एक्सटेंशन भी शेयर कर दिए तुमसे। तुम लोग कौन कौन अपना अकाउंट बना चुका है कोडशेफ पे और कोडफोर्सेस पे, +1 लिखो एक बार चैट में, मैं तो देखना चाहता हूँ। ये मेरे को डायरेक्ट नहीं पता है कि कौन से लूप में करता है, बट हाँ काफी देर बाद वो देख कर चेक करता है कि लूप ब्रेक हो रहा है कि नहीं। उसको अगर कंडीशन नहीं दिखता है तो उसको थोड़ी पता है कि मैंने क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे, वो बस कंडीशन चेक करता है कि वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर उतना लूप चलता चला जा रहा है तो ओके ओके ओके, काफी कम लोगों ने किया है। तो मैं प्लीज तुम लोग को फिर से बोलूंगा कि प्लीज कोडशेफ पे अकाउंट बना लो, प्लीज। कोड फोर्सेस पे भी बना सकते हो तो बहुत बढ़िया। कोडशेफ